हेलो फ्रेंड्स। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है। तो उसके लिए हम लाए हैं अंतिम संघर्ष बैच, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं टोटल 120 प्लस क्वेश्चनों का, यानी आज के इस सेशन में हम 120 प्लस क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, आपको इस 120 क्वेश्चन में से कम 100 क्वेश्चनों का सवाल सवाल का जवाब जो है वो आपको सही सही देना है। अगर आप जल्दी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको 120 क्वेश्चनों में से 100 क्वेश्चन का आंसर जो है उससे सही देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करने वाले हैं 120 क्वेश्चनों का। और दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था टॉप 200 क्वेश्चनों का, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास के बाद जो है आप टॉप 200 क्वेश्चनों का क्लास जो है वो अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, अब जो है हमारे एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है, तो हमें बहुत ही कम समय में सोचा था क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 120 क्वेश्चनों का सीरीज। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ पाए। और दोस्तों, ये सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप एक भी क्वेश्चन को जो स्किप मत कीजिएगा। और देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है आप लोगों के लिए, कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? कमेंट कीजिए और बताइए कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी जो दोस्तों, इसका वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है वैदिक साहित्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपनिषद जो है वो किस पर आधारित पुस्तक है? तो दोस्तों, ये जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक है। किस पर? दर्शन पर। इसका आंसर होगा सी। सी जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किससे नामित किया? क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? दोस्तों, नामित किया था किसे? तो महाकश्यप को। तो महाकश्यप को नामित किया था बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 3 का आंसर क्या होगा? ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कावल्य। क्या होता है? कावल्य। इसका आंसर क्या होगा? डी। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 120 क्वेश्चनों का, और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर जो सही सही दिए हैं। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? हाइडे स्पीच का युद्ध सबसे पुराना युद्ध है ये। तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो है वो हुआ था 326 ईसापुर में। हाइडे स्पीच का युद्ध जो है वो हुआ था 326 ईसापुर में, सिकंदर और पोरस के बीच। तो हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसापुर में सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, झेलम नदी के तट पर। कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। और हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच। और किस नदी के तट पर हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। इसका आंसर होगा सी। सी जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? क्वेश्चन क्या है? मुरुगन देवता की उपासना। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मुरुगन देवता की उपासना जो है सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो सबसे पहले शुरू करने वाले थे तमिलों। कौन? तमिल निवासी जो है सबसे पहले मुरुगन देवता की उपासना करने लगे थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7 नंबर कि सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? क्वेश्चन क्या है? सिल्क मार्ग। तो दोस्तों, सिल्क मार्ग आरंभ किसने करवाया था? तो कनिष्क ने। राजा कनिष्क ने सिल्क मार्ग आरंभ करवाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। दोस्तों, जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ पाए। जल्दी से अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए, ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके। और दोस्तों, हमारा जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है वो होता है 3 बजे। तो दोस्तों, आप लोग 3 बजे क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, आज 3 बजे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6 का। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 6 का जो है रिविजन करने वाले हैं। तो आप इसे थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत ही टाइम कम बचा है। तो हम जो है प्रैक्टिस सेट 6 के माध्यम से जो है क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो शाम के 3 बजे, यानी 3 बजे जो है आप लोग अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है 8 नंबर कि संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। तो उस समय मंत्रियों को अमात्याचार कहा जाता था, अमात्याचार। तो इसका आंसर होगा बी, संगम काल में मंत्रियों को अमात्याचार कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, यानी उज्जैन का प्राचीन काल पुराना नाम क्या था। कमेंट कीजिए और बताइए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अवंतिका। देखिए उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका, और अवंतिका का आधुनिक नाम क्या है, उज्जैन। उज्जैन जो है वो अवंतिका का क्या है, आधुनिक नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, अवंतिका। उसी प्रकार देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कभी गई थी। और दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो है कब की गई थी। देखिए दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन से जो हमारे एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इजीली आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1970 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, CSO। दोस्तों CSO जो है इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो दोस्तों सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस का स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ था। कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों CSO की स्थापना जो है कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है। क्वेश्चन क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो दोस्तों ये जो गुजरती है कहाँ से, तो ये गुजरती है ग्रीनविच टाइम से। कहाँ से, ग्रीनविच से। इसका आंसर होगा ए, प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है ग्रीनविच से। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में, दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है, तो 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और दोस्तों यही बात कर ले दक्षिणी गोलार्ध की। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था उत्तरी गोलार्ध, तो हमारा ऑप्शन होगा 21 जून। अगर यहाँ पे आता दक्षिणी गोलार्ध तो हमारा आंसर होता है 22 दिसंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के पास। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है। कमेंट कीजिए और बताइए पृथ्वी की जो भूमध्य व्यास है वो निम्नलिखित में से कितना है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका व्यास है 12,675 किलोमीटर। कितना है, 12,675 किलोमीटर। तो पृथ्वी की भूमध्य व्यास जो है वो है 12,675 किलोमीटर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या है, आंख का रंग। तो दोस्तों आंख का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है। कमेंट कीजिए बताइए आंख का रंग जो किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में एरर है। देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है। दोस्तों इसका जो भूमध्य व्यास है, ठीक है, इसका है 12,756 किलोमीटर। कितना होगा, 12,756 किलोमीटर। दोस्तों इसे सही कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक गलती हो गया था, तो इसे सही कर लीजिएगा। पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कितना है, 756, 12,756 किलोमीटर। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन था, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, ये आप सभी को पता होगा कि ये जो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो ये निर्भर करता है किस पर, ये देखिए इसका ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में है। ये निर्भर करता है किस पर, तो ये करता है आइरिस के रंग पर। किस पर, आइरिस के रंग पर। देखिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है, क्या है, ए में है आइरिस के रंग पर, रेटिना, दृष्टिपटल और कॉर्निया। क्वेश्चन क्या था, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आंख का रंग जो है वो निर्भर करता है आइरिस के रंग पर। किस पर, आइरिस के रंग पर। तो आंख का जो रंग है वो निर्भर करता है आइरिस के रंग पर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर कब तक बना रहता है, यानी कितने समय के लिए बना रहता है। तो कमेंट कीजिए 16 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर 1/10 सेकंड तक बना रहता है। कब तक, 1/10 सेकंड तक। इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों बी जो है इसका सही आंसर होगा। बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, चलचित्र में। तो दोस्तों चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है, तो कितने चित्र दिखाया जाता है, तो 24 चित्र। कितने, 24। इसका सही आंसर होगा सी। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है, 24। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आज का जो ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम 120 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। यानी 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको जो कम से कम 100 क्वेश्चनों का आंसर जो है वो सही सही देना है। दोस्तों आज आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही सही दे पाते हैं और आपने अभी तक कितना तैयारी किया है वो आपको इस बेसिस पे पता चल जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रंग सभी रंगों का अवशोषित कर लेती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग क्लास में कर चुके हैं कि कौन सा रंग सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों काला रंग, कौन सा, काला रंग। बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का, इसका आंसर होगा सी। कौन सा रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तो काला रंग, इसका आंसर होगा सी। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, नैक्रोम किसका मिश्र धातु है। अब आपको बताना कि नैक्रोम जो है वो निम्नलिखित में से किसका एक मिश्र धातु है। तो नैक्रोम जो है वो क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। किसका, क्रोमियम और निकेल का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नैक्रोम किसका मिश्र धातु है, क्रोमियम और निकेल का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को इन्वाइट नहीं किया तो प्लीज आप अपने दोस्तों को जरूर इन्वाइट कीजिए ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 120 प्लस क्वेश्चनों का संयोजन है। तो दोस्तों जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को इन्वाइट कर लीजिए ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ पाए। जैसे कि देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है। क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है। तो ये आधारित है पास्कल के नियम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, कि जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि जब जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। तो कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग। 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर आता है बर्फ का। तो इसका आंसर होगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, कि पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है। क्वेश्चन क्या है, पानी की लहरों को शांत करने के लिए जो है उसमें क्या गिराया जाता है। तो उसमें क्या गिराया जाता है, तेल। क्या गिराया जाता है, तेल गिराया जाता है। तो पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें तेल गिराया जाता है। इसका आंसर होगा ए। ए जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है, जल्दी से कमेंट करना है आपको और इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों इसका प्रैक्टिस जो अपन लोग पहले भी क्लास में कर चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 24 नंबर, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है। क्वेश्चन है कि विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है। तो कमेंट कीजिए और बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई। क्या होगा, मोरारजी देसाई। और ये कहाँ के थे, भारत के। तो विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है, तो मोरारजी देसाई। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 25 नंबर, एक वर्ष में सांसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप लोग पहले भी इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं क्लास में, कि एक वर्ष में सांसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए। तो कमेंट कीजिए कितनी बैठक होनी चाहिए। तो दोस्तों कम से कम दो। कितनी बैठक, कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। तो एक वर्ष में सांसद की कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। इसका आंसर होगा बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 26 नंबर। देखिए दोस्तों 26वां क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन क्या है, अमरनाथ गुफा। तो दोस्तों अमरनाथ गुफा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो स्थित है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो यह भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है अमरनाथ गुफा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है। तो भारतीय सेना का जो है नया आधार गीत क्या है, तो मेरा भारत महान। इसका आंसर क्या होगा, ए। ए जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है, मेरा भारत महान। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे जैसे कि बात करें काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। क्या है, रेगुर मिट्टी। तो बताइए रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है।
तो यह जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम निम्नलिखित में से क्या है? तो पैराफिन। क्या है? पैराफिन। तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? क्वेश्चन क्या है? भारत में मीथेन गैस का, दोस्तों भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत जो है क्या है? कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है धान की खेती। क्या है? धान की खेती। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में मीथेन गैस का सबसे बड़ा स्रोत है धान की खेती। इसका आंसर होगा ए। ये जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? आप लोग अपने घरों में टमाटर सॉस का यूज करते होंगे, तो आपको बताना कि टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है। दोस्तों टमाटर सॉस में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। देखिए दोस्तों टमाटर सॉस में जो है क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट्टा मार लीजिएगा। क्वेश्चन क्या? टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? सिरका। तो दोस्तों सिरका क्या? एक एसिड है। तो आपको बताना है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। कमेंट कीजिए, सिरका को जो है लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एसीटम। क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। ये आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं 33 नंबर की। दवा बनाने में कौन काम में आता है? क्वेश्चन क्या है? दवा बनाने में कौन सा एसिड जो उपयोग में लाया जाता है, यानी अम्ल उपयोग में लाया जाता है? देखो देखिए दोस्तों, अम्ल का इंग्लिश में कहते हैं, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। तो बताइए दवा बनाने में कौन सा काम आता है? कौन सा एसिड जो है दवा बनाने में काम आता है? तो कौन सा होता है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का उपयोग जो है दवा बनाने में किया जाता है। इसका आंसर होगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या है? शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा 34 का। दोस्तों इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसको क्या कहते हैं? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। क्या कहते हैं? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। तो शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का। किसका है? आरआरबी एनटीपीसी का। शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का। चलिए बात करते हैं 35 नंबर की। पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन है पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो इसका दोस्तों सही आंसर होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 36 नंबर की। क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। और दोस्तों आज शाम 3 बजे जो है हम लोगों का क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का रिवीजन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का। तो दोस्तों आप लोग 3 बजे क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। तो आपके लिए हम लेकर आए अंतिम संघर्ष बैच, जो कि जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे। तो दोस्तों दोपहर के 12 बजे और 3 बजे क्लास अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ 36 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरीन। अब देखिए 37 नंबर। और 37 नंबर क्वेश्चन तो आप यूं ही बता सकते हैं इसका आंसर कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। देखिए दोस्तों अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन कि कौन सा ग्रह जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो कमेंट कीजिए और आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। कौन सा ग्रह? इसका आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी था कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह। इसका आंसर होगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन है टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है? टावर ऑफ साइलेंस। तो बताइए टावर ऑफ साइलेंस जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है पूना में। कहाँ पर? पूना में। तो टावर ऑफ साइलेंस स्थित है पूना में। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है? पुणे में। अब देखिए 39 नंबर। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर और क्वेश्चन ये है कि हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? तो कमेंट कीजिए हाथी सिंह मंदिर जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है?
जल्दी से कमेंट कीजिए ये कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो गुजरात के अहमदाबाद में हाथी सिंह मंदिर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। बी क्या होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हाथी सिंह मंदिर स्थित है अहमदाबाद में। चलिए अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हम जो है 40-40 क्वेश्चनों का यानी 40-40 क्वेश्चनों का 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। कितने? 3 प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 120 क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा सेकंड सेट क्या है, सेकंड सेट। और सेकंड सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। क्वेश्चन क्या है? और हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मिलता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग पहले भी कर चुके हैं 9 बजे की क्लास में कि किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मिलता है। तो किस संग्रहालय में मिलता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किस संग्रहालय में? तो मथुरा संग्रहालय में। किस संग्रहालय में? मथुरा संग्रहालय में। तो इस संग्रहालय में जो कुषाण काल की मूर्तियों का सर्वाधिक संग्रह मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। क्वेश्चन क्या है? मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे प्रभावशाली राज्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सातवाहन। कौन सा? सातवाहन। और उसमें इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी अपन लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। परसों का जो क्लास था 9 बजे का, उसमें अपन लोग देखे थे कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो सातवाहन। इसका आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी। क्वेश्चन क्या है? इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। तो किसने किया था? हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा जो है वो हरिसेन ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे। क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे। तो सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। इसका आंसर हो जाएगा ए। और कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे कालिदास। इसका आंसर हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल का है। क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में जो है चित्र है वो किस वंश के काल का है, यानी किस वंश के शासन काल का है। तो कमेंट कीजिए और आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अजंता की गुफाओं में जो है गुप्त वंश के शासनकाल का चित्र अंकित है। कौन से वंश का? गुप्त वंश का। और ये कहाँ पर चित्र इसका अंकित है? तो अजंता की गुफाओं में। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन क्या है? WTO। WTO का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए WTO का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है वो हुआ था 1995 में। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसका स्थापना हुआ था 1995 में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसका स्थापना हुआ था 1995 में। इसका सही आंसर होगा ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। क्वेश्चन क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? किस क्षेत्र का है। तो ये जो है तृतीय क्षेत्र का है। किसका? तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 8 नंबर, कौन सा उद्योग भारत की अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या है? कौन सा उद्योग जो है भारत को सबसे अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। तो वो उद्योग है कपड़ा उद्योग। कौन सा? कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग जो है भारत का सबसे अधिकतम रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 9 नंबर, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है। क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे महंगा शहर। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे महंगा शहर है वो है टोक्यो। कौन सा है? टोक्यो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको टोक्यो के बारे में बता दूं तो टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। किसकी? जापान की। तो जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। और टोक्यो जो है विश्व का सबसे महंगा शहर है। विश्व का सबसे महंगा शहर है जापान का राजधानी टोक्यो। टोक्यो जो है इसका सही आंसर होगा। डी जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करके इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल में परावर्तित होती है। क्वेश्चन क्या है? दीर्घ रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल में परावर्तित होती है। तो ये कहाँ पे परावर्तित होती है? तो ये जो परावर्तित होती है कहाँ पर? तो आयन मंडल में। कहाँ पर? आयन मंडल में। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल में परावर्तित होती है? तो आयन मंडल में। इसका ऑप्शन होगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर
कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, वेनेजुएला के घास के मैदान को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेनेजुएला क्या एक देश है, तो वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। कमेंट कीजिए और आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के टॉप ऑफ व्यू से। तो वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, लानोज। क्या कहा जाता है, लानोज कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, 7 पहाड़ियों का नगर। तो दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर जो है वो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो रोम को। किसे, रोम को। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, यानी सेकंड सेट का 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर है, पर्ल हार्बर। क्वेश्चन क्या है, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका प्रैक्टिस हम लोग परसों किए हैं सुबह के 9 बजे की क्लास में। सुबह के 9 बजे की क्लास में तो आपको तो इसका आंसर पता ही होगा कि पर्ल हार्बर किस देश की नौसैनिक अड्डा है। तो दोस्तों किस देश की है, यूएसए की, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नौसैनिक अड्डा का नाम क्या है, पर्ल हार्बर। क्या नाम है, पर्ल हार्बर। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की। अशुद्धि मिलान से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धि मिलान से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर द्रव में इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव का क्वथनांक जो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधातु तरल रूप में यानी द्रव के रूप में, तरल क्या होता है, द्रव, तो द्रव के रूप में पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, तो ब्रोमीन। कौन सा, ब्रोमीन। कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन अधातु। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 16 नंबर, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा जो है वो किसकी होती है। तो कमेंट कीजिए प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है। किस गैस की होती है, मीथेन की। किस गैस की, मीथेन की। तो प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा होती है मीथेन की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की कि प्रथम प्रख्नली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन क्या है, प्रथम प्रख्नली शिशु का जन्म। तो दोस्तों प्रथम प्रख्नली शिशु का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में। इसका सही आंसर होगा सी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके। दोस्तों जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। देखिए पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पर, छोटी आंत में। इसका आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए मानव शरीर में कितने प्रकार की अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो बताइए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 प्रकार के। तो मानव शरीर में जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा बी। बी जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जा रहा है तो इसे आप जो है थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के टॉप ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ कैसा जीव है। क्वेश्चन क्या है, प्रोटोजोआ। दोस्तों प्रोटोजोआ से क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रोटोजोआ कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। इसका आंसर होगा ए। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है। क्वेश्चन क्या है, भारी जल। तो दोस्तों भारी जल का जो अनुभार होता है वो कितना होता है, 20। तो भारी जल का अनुभार होता है 20। इसका ऑप्शन होगा सी। सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, दल विरोधी कानून कब पारित क्या हुआ था। क्या हुआ था यानी क्या गया, बताइए दल विरोधी कानून जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये जो कानून है ये पारित हुआ था 1985 में। कब हुआ था, 1985 में। और दोस्तों यहाँ से एक और बात आपको याद रखना है, 1985 से याद आया कि बीजेपी का स्थापना जो है वो कब हुआ था। बीजेपी का स्थापना कब हुआ था, 1980 में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई होप कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अभी तक जितने भी वन डे एग्जाम हुए सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि बीजेपी का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1980 में। और दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ, 1985 में। कब हुआ था, 1985 में। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है वो निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से उधार लिया गया है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस देश से उधार लिया गया है, तो अमेरिका से। किसे, अमेरिका से।
क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया है। इसका आंसर होगा ए, यानी अमेरिका के संविधान से बोरो किया गया है। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसका आंसर बताना है कि मुंबई हाई कोर्ट यानी मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। और आपको कमेंट करना है कि बिहार उच्च न्यायालय यानी बिहार हाई कोर्ट की स्थापना जो है कब हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी? तो दोस्तों बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1916 में। तो बिहार का जो हाई कोर्ट है उसका स्थापना हुआ था 1916 में, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या है? फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 26 नंबर। ए सेकुलर एजेंडा। ए सेकुलर एजेंडा जो एक पुस्तक का नाम है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन क्या है? ए सेकुलर एजेंडा। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक हैं अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी। तो ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं, बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर कि चकमा। चकमा क्या है? शरणार्थियों। चकमा शरणार्थियों का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? चकमा शरणार्थियों का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से है? तो इसका संबंध है बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से। तो चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे? तो बांग्लादेश से। इसका ऑप्शन होगा ए। ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि सेब के उत्पादन में, दोस्तों सेब के उत्पादन में जो कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा राज्य अग्रणी है? जम्मू कश्मीर। तो सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो भारत का सबसे अग्रणी माना जाता है। इसका ऑप्शन होगा ए। और दोस्तों आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 120 क्वेश्चनों का, और आपको जो है 100 प्लस क्वेश्चनों का आंसर देना है सही सही। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको तो 120 में से 110 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो कम से कम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उस बेसिस पे आपको देखना है कि आप कितने अभी तक प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेश्चनों का, क्या आप एग्जाम के लिए तैयार है या नहीं। तो आई होप कि आज का प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो गया होगा। तो आपको कमेंट करके बताना है लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है सही सही दिया है। तो दोस्तों जल्दी से अपने दोस्तों जल्दी से इन्वाइट कीजिए ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके और इस सेशन का लाभ उठा सके। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? और दोस्तों अगर आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले आप सारे क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो पिछले जितने भी क्लास है उन सारे क्लास को आप अटेंड कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में ढेर सारी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हो सके। दोस्तों आप प्रीवियस जितने भी क्लास हैं सबको अटेंड कर लीजिएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? क्वेश्चन क्या है? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी। तो बताइए महरौली स्थित लौह स्तंभ यानी क्या है? महरौली में एक लौह स्तंभ है जिसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था चौथी शताब्दी में। चौथी शताब्दी में। इसका आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग जस्ट पहले प्रैक्टिस किए इस क्वेश्चन का कि पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है। क्वेश्चन क्या है? पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है। दोस्तों अभी जस्ट कुछ देर पहले अपने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि पर्ल हार्बर जो है वो कहाँ का नौसैनिक अड्डा है। तो यहाँ पे बस ऑप्शन का नंबर चेंज है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पर्ल हार्बर जो है हम लोगों ने बात किया था कि ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। कहाँ का? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। कौन सा? पर्ल हार्बर। तो देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन क्या है? विश्व भारती का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में। कहाँ पर है? कलकत्ता में। इसका आंसर क्या होगा? डी। विश्व भारती का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? कलकत्ता में। इसका आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट है 32 नंबर। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। इसका आंसर होगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए शारदा एक्ट। अब आपको पता है कि शारदा एक्ट जो है किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए शारदा एक्ट जो है किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शारदा एक्ट का जो संबंध था वो किससे था? बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। तो शारदा एक्ट का संबंध था बाल विवाह से। और आपको जो बताना ये है कि शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। कमेंट कीजिए शारदा एक्ट जो है वो निम्नलिखित में से किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। सी क्या होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों।
और सादा एक्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से। किससे, बाल विवाह से। अब देखिए द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, क्वेश्चन क्या है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है। अब आपको कमेंट करके ये बताना कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। कमेंट के जरिए बताइए द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस क्या एक पुस्तक है और इसके लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। इसका आंसर होगा डी, डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कि ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो कमेंट की जरूर बताइए ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है कंपोज। कंपोज क्या कहा जाता है, कंपोज कहा जाता है। तो ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ए जो है इसका सही आंसर होगा। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, कंपोज। अब यहाँ बात करते हैं 37 नंबर, यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया 36 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। क्वेश्चन क्या है, इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। तो कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। दोस्तों किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है, तो ये होती है हुमा। कौन सी, हुमा कृषि। कौन सी, हुमा कृषि। हुमा कृषि कहाँ होती है, इंडोनेशिया में। इसका आंसर होगा बी, बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 37 नंबर, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो कमेंट कीजिए और बताइए अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बीटी कल्चर। क्या कहा जाता है, बीटी कल्चर कहा जाता है। तो अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत संबंधी वियना समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो कमेंट कीजिए ये समझौता जो है किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1985 में। तो ओजोन परत संबंधी वियना समझौता जो है वो हुआ था 1985 में। अब देखिए 39 नंबर, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। किसको, हिप्पोक्रेट्स को। जो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, लोहे का शुद्धतम रूप। तो बताइए लोहे का शुद्धतम रूप जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, पिटवा लोहा। कौन सा, पिटवा लोहा। दोस्तों पिटवा लोहा जो है वो लोहे का शुद्धतम रूप माना जाता है। इसका आंसर क्या होगा, बी, बी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों इस सेशन में भी हम 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, यानी हमारा सेकंड सेशन जो है वो लास्ट हो गया। अब हम थर्ड सेट स्टार्ट करेंगे। थर्ड सेट में देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस सेशन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा थर्ड सेशन का, कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की। क्वेश्चन क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश। और दोस्तों ये है हमारा सेट नंबर 3, यानी इससे पहले हम लोगों ने 40-40 के 2 सेट को कंप्लीट कर लिया था और ये है हमारा तीसरा सेट। और क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो बताइए गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। तो दोस्तों इसका स्थापना किया था नागभट्ट प्रथम ने। किसने, नागभट्ट प्रथम ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, यानी दिल्ली शहर को किसने स्थापित किया था। तो दिल्ली शहर को स्थापित करने वाले थे अनंगपाल। कौन थे, अनंगपाल। तो किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो अनंगपाल को। इसका आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन क्या है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो कमेंट कीजिए किस धर्म ने संरक्षण प्रदान किया था चोल के राजाओं को। इसका आंसर होगा शैव धर्म। क्या होगा, शैव धर्म। बी जो है इसका सही आंसर होगा। बी क्या होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, और क्वेश्चन ये है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है इतिहास का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है सोमनाथ मंदिर। तो बताइए सोमनाथ मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। और दोस्तों आज जो 3 बजे हमारा क्लास है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का, तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट जो अटेंड कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास पर जाकर के 5 मॉक टेस्ट को, यानी 7 मॉक टेस्ट और 5 प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप जो एक भी सेशन को मिस मत कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। तो कमेंट कीजिए पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। तो चंदबर दाई। कौन थे, चंदबर दाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे, चंदबर दाई। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है,
अमीर खुसरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। कमेंट कीजिए और बताइए अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। दोस्तों अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। इसका आंसर क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन क्या है? सिडबी। दोस्तों सिडबी का पूरा नाम तुमको पता ही होगा कि सिडबी का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों सिडबी का जो पूरा नाम होता है वो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो देखिए सीडीबी का मुख्यालय, सीडीबी का फुल फॉर्म तो पता चलेगा, एस होता है स्मॉल, ऐसे क्या होता है? इंडस्ट्रीज, डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ पर है? मुख्यालय लखनऊ में। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय लखनऊ में। लखनऊ किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। अब नेक्स्ट है रायन नदी किस घाटी से बहती है? क्वेश्चन क्या है? रायन नदी। तो रायन नदी जो है निम्नलिखित में से किस घाटी से होकर बहती है? जल्दी से कमेंट कीजिए 8 का आंसर क्या होगा। दोस्तों रायन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस घाटी से? भ्रंश घाटी से। इसका आंसर होगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो सारे प्रीवियस क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया गया था। तो आई होप कि आप सारे क्लास को अटेंड कर लिए थे। अगर नहीं किए होंगे तो आप सारे क्लास को फिर से अटेंड कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिल सके। अब नेक्स्ट है ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? ब्रुनेई क्या है? एक दोस्तों ब्रुनेई जो है एक द्वीप है। आपको बताना कि ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो ब्रुनेई जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। किसमें? एशिया महाद्वीप में। तो ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन क्या है? डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया एक द्वीप का नाम है। आपको बताना कि ये किस महासागर में स्थित है। तो डियागो गार्सिया जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो ये किस महासागर में है? तो ये है हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में। तो डियागो गार्सिया जो है वो है हिंद महासागर में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, और क्वेश्चन ये है उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो कितने राज्य से मिलती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है वो कुल 8 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, जिसमें एक राज्य हमारा बिहार भी है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राज्य हैं बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली से लगती है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से। कौन कौन सी? तो दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। इसका आंसर क्या होगा? सी। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि सामान्य ताप में, थोड़ा सा मिनिमाइज कर ही लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? सामान्य ताप में किसी गैस का 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? क्वेश्चन क्या है? सामान्य ताप में। दोस्तों सामान्य ताप में जो है किसी गैस का 1 ग्राम अणु का आयतन जो है निम्नलिखित में से कितना होता है? तो 1 ग्राम का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। तो सामान्य ताप में किसी गैस की 1 ग्राम अणु का आयतन जो होता है वो होता है 22.4 लीटर। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 13 नंबर, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? फलों के रसों को, तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कौन सा अम्ल जो है मिलाया जाता है? दोस्तों उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किस लिए मिलाया जाता है? तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए मिलाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन क्या है? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण जो निम्नलिखित में से किसने किया था? तो प्रयोगशाला में निर्माण करने वाले थे बोल्हार। किसने? बोल्हार। बोल्हार ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था। इसका आंसर क्या होगा? ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस सीजन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सीजन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ताकि वो भी इस सीजन से जुड़ सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट को। किसका? एथिल एसीटेट का। इसका आंसर हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का। इसका आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट है 16 नंबर कि कोयला की खानों से कौन सी गैस निकाली जाती है? अब आपको पता है कोयला की खान से जो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकाली जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि कोयला की खान से जो है मीथेन गैस निकाली जाती है। कौन सी? मीथेन गैस। इसका आंसर क्या होगा? बी।
बी जो है इसका सही आंसर होगा। कोयला की खान से कौन सी गैस निकाली जाती है? मीथेन। मीथेन जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, अब है 17 नंबर क्वेश्चन, सबसे हल्का गैस कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? सबसे हल्का गैस। तो सबसे हल्का गैस जो है वो कौन सा है? तो सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का गैस है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लास में प्रैक्टिस करवाए जा चुके हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है कि सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है। तो सूर्य के ताप को जो है वो मापा जाता है पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से। इसका आंसर क्या होगा? डी। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक जो वो निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है नर्म लोहा से। किससे? नर्म लोहा से। इसका आंसर क्या होगा? सी। विद्युत चुंबक जो है वो किससे बनाए जाते हैं? नर्म लोहा से। अब देखिए 20 नंबर, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक क्रियाशील तत्व। दोस्तों सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन जो है वो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। इसका आंसर क्या होगा? ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? क्वेश्चन क्या है? किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र में आते हैं? गुवाहाटी। कौन सा? गुवाहाटी। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो गुवाहाटी के अंतर्गत। इसका आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। आज के क्वेश्चन नंबर है 22, कि थर्ड आई। दोस्तों थर्ड आई का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो थर्ड आई का संबंध जो है वो किससे? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। इसका आंसर होगा बी। थर्ड आई का संबंध जो है किससे? क्रिकेट से। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की। क्वेश्चन है 23 नंबर की, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? अब आपको बताना है कि कचारी जनजाति जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, यानी किस राज्य में पाया जाता है। कचारी क्या है? एक जनजाति का नाम है, तो वो जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है असम से। किससे? असम से। डी जो है इसका सही आंसर होगा। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से? असम राज्य से। अब देखिए क्वेश्चन है 24 नंबर, कि विश्व जनसंख्या दिवस। अब बताइए विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग 120 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको 100 प्लस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कितने? 100 प्लस क्वेश्चनों को। लेकिन लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपने क्या वास्तव में 100 प्लस क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, और अगर आपने नहीं किया तो आपको ये बताना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही सही दिए हैं। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शब्द फ्यूरर किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन क्या है? शब्द फ्यूरर। अब बताइए शब्द फ्यूरर जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है हिटलर के लिए। किसके लिए? हिटलर के लिए। तो इसका आंसर होगा ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। शब्द फ्यूरर किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिटलर के लिए। अब नेक्स्ट है व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? क्वेश्चन क्या है? व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस जो है वो किस देश की राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो आप सभी को पता है कि व्हाइट हाउस जो है कहाँ का है? यूएसए का राष्ट्रपति के कार्यालय का नाम है। यूएसए के राष्ट्रपति कार्यालय यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यालय का नाम है व्हाइट हाउस। अब ये क्वेश्चन है, सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों सार्क का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? तो एस एस इरशाद। कौन थे? एस एस इरशाद। एस एस इरशाद जो थे वो सार्क के पहले सदस्य थे। इसका आंसर क्या होगा? अध्यक्ष थे। कौन थे? पहले अध्यक्ष थे एस एस इरशाद। इसका आंसर क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि नासिक किस नदी के तट पर है? दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि नासिक जो है वो किस नदी के तट पर है। कमेंट कीजिए और बताइए 28 का आंसर क्या होगा। नासिक जो किस नदी तट पर है? दोस्तों ये है गोदावरी तट पर। किसके? गोदावरी के तट पर। नासिक जो है वो किस नदी तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर। इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी। क्या होगा दोस्तों? गोदावरी। देखिए इसका ऑप्शन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? गोदावरी। गोदावरी जो है इसका सही आंसर होगा। नासिक किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर। चलिए बात करते हैं 28 के ऑप्शनों की। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, गोदावरी है, तो सेटअप कर लेते हैं, गोदावरी, कावेरी, रावी और चिनाब। तो दोस्तों नंबर ओ नासिक जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक जो बसा हुआ है वो किसके किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे। इसका आंसर होगा ए। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अब बात कर लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र। अब बताइए संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा जो है क्या है, यानी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम भाषा क्या है? कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा स्पेनिश। कौन सी? स्पेनिश। तो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? स्पेनिश। इसका आंसर होगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कहाँ पर है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे? कावारती। कहाँ पर है? कावारती में। इसका सही आंसर होगा डी। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे? कावारती में।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। और दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस सेशन को। क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट। इसके मालिक कौन है, बिल गेट्स। तो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। अब क्वेश्चन है 32 नंबर कि सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अमेरिका। सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है अमेरिका। इसका आंसर क्या होगा, ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगले 33 नंबर, बीजिंग का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन क्या है, बीजिंग। बीजिंग का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों बीजिंग का जो पूरा नाम था वो था पेकिंग। क्या नाम था, पेकिंग नाम था। तो बीजिंग का पूरा नाम क्या था, पेकिंग। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, पवन चक्कियों की भूमि जो है किसे कहा जाता है। तो नीदरलैंड को। किसे कहा जाता है, नीदरलैंड को। नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब ये 35 नंबर क्वेश्चन है, ताश किस देश की न्यूज एजेंसी है। क्वेश्चन क्या है, ताश। दोस्तों ताश जो है वो किस देश की न्यूज एजेंसी है। तो ये है रूस की। किसकी, रूस की। तो रूस की न्यूज एजेंसी कौन सी है, ताश। ताश जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है 36 नंबर, बैंकॉक किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है। अब बताइए बैंकॉक जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बैंकॉक जो है वो है मेनाम नदी के किनारे। किस नदी किनारे, मेनाम नदी किनारे। बैंकॉक जो है वो मेनाम नदी किनारे बसा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, डी जो है इसका सही आंसर होगा। डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 37 नंबर की, अलमुख बरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। कौन सी, अलमुख बरात। दोस्तों अलमुख बरात जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो ये जो है कहाँ की है, इराक की। इराक की गुप्तचर संस्था का नाम है अलमुख बरात। इसका आंसर होगा सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए मिस्र की संसद का क्या नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल से लेकर के आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है कि मिस्र की संसद का क्या नाम है। तो मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। क्या नाम है, पीपुल्स असेंबली। तो मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। अब बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की, तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। क्वेश्चन क्या है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो कमेंट कीजिए 39 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कौन सी है, रेड क्लिप रेखा। कौन सी, रेड क्लिप रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा है। इसका आंसर होगा बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, FAO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन है 40 नंबर कि FAO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए FAO की स्थापना जो है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। कमेंट कीजिए और आंसर जल्दी से बताइए FAO का स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, FAO का जो है फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो 1945 में। कब हुई थी, 1945 में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 41 नंबर का कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटाइट। दोस्तों मैग्नेटाइट जो है वो निम्नलिखित में से किसका एक अयस्क है। कमेंट कीजिए और बताइए मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क है, तो लोहा का। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखिए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 39 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कितने, 39 क्वेश्चन को। जबकि सेकंड में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके बाद थर्ड में हम लोगों ने 41 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, यानी 41 क्वेश्चन का टोटल को ऐड करें तो हम लोगों ने कुल अभी तक 120 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। और आपको कमेंट करके बताना कि आप 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही सही दिए हैं। दोस्तों आपको कमेंट करना है और आपको बताना कि लगभग आपने कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही सही दिए हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो कब है, 3 बजे प्रैक्टिस सेट 6 का। प्रैक्टिस सेट 6 का जो हमारा रिवीजन क्लास है वो है 3 बजे। दोस्तों 3 बजे क्लास अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आपको कमेंट करना है कि आपने 120 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही सही दिया है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको 3 बजे। 3 बजे हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 6 के साथ, और आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही से दिया है, ये आपको कमेंट करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं 3 बजे, और 3 बजे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 का। प्रैक्टिस सेट 6 का तो यहाँ पे हो जाएगा प्रैक्टिस सेट 6, राइट। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 का जो है रिवीजन करेंगे 3 बजे। तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 6 का रिवीजन, प्रैक्टिस सेट 6 का रिवीजन। चलिए मिलते हैं 3 बजे।